हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो देखिए, पिछली क्लास तक हमने पढ़ा है कि जब इक्वल आरएस का केस होता है तो वहाँ पर स्टेबिलिटी हम कैसे देखते थे। ठीक है, तो बेसिकली जितना भी रेजोनेंस वाला पार्ट था, है ना, मेजोमेरिक इफेक्ट वाला पार्ट था, फिर उससे रिलेट करता हुआ जो भी पार्ट था वो पार्ट अब खत्म होता है। ठीक है, अब पिछली क्लास में जैसा मैंने बोला भी था, जो पिछला लेक्चर आपने देखा है अभी, कि अब हम बात करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। ठीक है, तो बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन भी अपना एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, एंड इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का भी यूज़ हम लोग इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को चेक करने में, एंड जो मेरे पास ऑर्गेनिक वाले एसिड्स हैं या फिर बेस हैं उनकी एसिडिटी बेसिसिटी को चेक करने के लिए यूज़ होता है। तो कल का लेक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक, तो आज हम बात करते हैं एक नए टाइप का इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसका नाम क्या है सर, हाइपर कॉन्जुगेशन। कितना इंपॉर्टेंट है, बेसिकली कार्बोकैटायन की इंटरमीडिएट के लिए, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बोला। ठीक है, और 12th में कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे जब हम ऑर्गेनिक वाले पार्ट को पढ़ रहे होंगे, जहाँ पर हम ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड को पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो वहाँ पर ये सभी छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे बहुत ही अच्छे से यूज़ होते हैं, मतलब कि रीजन उनका यहीं से होता है। ठीक, तो बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने 11th क्लास के सिलेबस में यहाँ से डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो अभी हम जो लेक्चर में पढ़ेंगे वहाँ से हम क्वेश्चन देख लेंगे, फिर एक बार एनसीईआरटी के नाम पे भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो वही सारी बातें फिर से कि 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन आएगी, एक एग्जाम्पल आएगा, फिर हम थोड़ा सा डिटेल में जाकर देखेंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिशन का आइडिया हो, और ये पार्ट 12th में कैसे यूज़ होने वाला है तो वो पार्ट भी हम यहीं पर अभी देखेंगे। ठीक है, मतलब कि हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नॉर्मल वे से डिटेल से। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग सर हाइपर कॉन्जुगेशन की। थोड़ी सी लंबी स्टोरी है ना, तो मैं बीच बीच में कनेक्ट करके आपको बताऊंगा तो आपको फील आएगी। जैसे रेजोनेंस थी ना, थोड़ी सी लंबी स्टोरी, वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। ठीक है, बात करते हैं हम, जरा आप देखो, है ना। तो बेसिकली सर हमें आज पढ़ना है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। बेसिकली इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा उस वक्त लॉजिक के हिसाब से आपको नाम बता दूंगा। ठीक, जैसा कि नाम से है सर हाइपर, मतलब कि ये कुछ डिफरेंट टाइप का कॉन्जुगेशन है जिसे हम हाइपर बोल रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप का कॉन्जुगेशन क्या है वो हम सीखते हैं। फिर इसे हम नॉर्मल रेजोनेंस से कंपेयर भी करेंगे। जैसे आपको याद है कि जब हमने मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था तो उसे हम इंडक्टिव इफेक्ट से कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, तो मेजोमेरिक इफेक्ट ग्रेटर होता है इंडक्टिव से। वैसे ही हम इस हाइपर कॉन्जुगेशन को ना, बेसिकली यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब कि हम इसे रेजोनेंस से कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं अभी कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ। पहले हम ये सीख लें कि इस हाइपर कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, एक्चुअली कहना क्या चाहता है। ठीक है जी, तो ज़रा हम बात करें तो सर देखिए 3 केसेस हैं अपने पास। ठीक है, 3 केस है, थोड़ी सी लंबी कहानी, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जरा आप देखें, बेसिकली होता क्या है कि कोई एक ऐसा, है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, बेसिकली ये क्या है सर, sp3 है ना सर, क्या बोला आपने, कोई एक ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो कि किसी वैकेंट p का पड़ोसी हो। जैसे आप देखो, पॉजिटिव चार्ज, वैकेंट p का पड़ोसी, इसे हम बोलते हैं वैकेंट p। तो इस कार्बोकैटायन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। ठीक, इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पर वैकेंट p को हम बोल सकते हैं कार्बोकैटायन। यानी कि पहला केस वो है जब कोई अपना एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जिसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन हो। ठीक है, एक हाइड्रोजन हो, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ये अगर किसी कार्बोकैटायन का पड़ोसी हो तब क्या होता है हम देखते हैं। दूसरा केस ये है कि सेम वही बात, अगर कोई इस तरीके से अपना sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जिसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन हो, है ना, एंड अब की बार ये ना अपना इस डबल बॉन्ड का पड़ोसी हो जाए, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं बॉन्डेड p। क्या नाम है सर, बॉन्डेड p। एंड ये बॉन्डेड p हमने पढ़ रखा है कि यहाँ से डबल बॉन्ड बनने वाला है, मतलब कि ये आप एल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं, एल्कीन। ठीक, तो सेकंड केस ये है
कि अपना ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है ना विद एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, ठीक है, अटैच्ड हो किसी एल्कीन से या फिर इस वैकेंट पी से, ठीक। थर्ड केस, ठीक, कहानी अभी लिंक चल रही है। थर्ड केस फिर वही सेम टू सेम अपना ये, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हैविंग एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, ठीक, अटैच्ड हो जाए किसी हाफ फील्ड पी से, दिख रहा है, हाफ फील्ड पी, इसे हम बोलते हैं सर हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, ठीक। एंड ये हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में, जिसका नाम है फ्री रेडिकल। यानी कि 3 केस हैं जिस केस को लेके हम हाइपर कॉन्जुगेशन समझते हैं। पहला केस ये है कि अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है ना हैविंग एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, ठीक है, 1 हाइड्रोजन, और ये कार्बोकैटायन का पड़ोसी हो या फिर इस एल्कीन का पड़ोसी हो, ठीक है, या फिर इस हाफ फील्ड पी का पड़ोसी हो, ठीक है, तब क्या होता है, तब जो CH बॉन्ड में इन्वॉल्व CH बॉन्ड में जो इन्वॉल्व है ना, जो सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं, ये बेसिकली इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके ये सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है पाई बॉन्ड में, ठीक है। नॉर्मल देसी भाषा में हम बोलें तब ये जो CH बॉन्ड में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं पाई बॉन्ड में, है ना। एंड देन यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एंड इस केस में ये हाइड्रोजन ऐसे H+ के फॉर्म में नॉन बॉन्डेड स्टेट में पड़ा रहता है। बेसिकली ये क्या है, नॉन बॉन्डेड, ठीक है, तो H+ के फॉर्म में नॉन बॉन्डेड स्टेट में पड़ा है। एंड नीचे वाला केस सब वैसा ही है, ठीक है। अब आप देखो डबल बॉन्ड एंड CH2, ठीक है जी। यहाँ पे भी सर वैसे ही हो जाएगा कि अपना सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट होगा पाई बॉन्ड में, ठीक है, तब इस पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, ठीक। तो आप जरा देखो यहाँ पर क्या केस बन गया। अब सेम ऐसे यहाँ पर भी H+ इस तरीके से नॉन बॉन्डेड स्टेट में पड़ा रहता है, ठीक है, नॉन बॉन्डेड मतलब कि अब की बार C और H के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, नॉन बॉन्डेड, ठीक। तो बेसिकली ये मान लीजिए आगे चल के जब हम रिएक्शंस वगैरह पढ़ते हैं तो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इस इलेक्ट्रोफाइल को लेकर भाग जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, अब ऐसे बेसिकली अब यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, क्यों, देखो डबल बॉन्ड CH, फिर देखिए बॉन्ड टूट गया ना, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस विथ लोन पेयर, ठीक है। थर्ड केस क्या है जरा देखिए आप। थर्ड केस आपको पता है कि जो फ्री रेडिकल है ना वो बेसिकली ऐसे हम लोग हाफ कर्व्ड एरो का यूज़ करके दिखाते हैं, ठीक है। सेम इस मैनर में भी आप देखो H, एंड अब की बार जो H है वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में पड़ा है, ठीक है जी। फिर डबल बॉन्ड, ठीक, फिर अब CH2, ठीक, ऐसे देखिए CH2 डबल बॉन्ड, ठीक। तो मैंने क्या बोला सर, आप ये बोल रहे हैं कि 3 केस मेरे पास हैं। एक तो जब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हैविंग एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन है ना कनेक्टेड विथ कार्बन हैविंग वैकेंट p, बॉन्डेड p एंड हाफ फील्ड p, तब इस केस में जो ये CH बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेसिकली ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में, है ना। एंड दिस सिग्मा p रेजोनेंस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी का सर क्या नाम है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक। यहाँ पे सर मुझे दिख रहा है कि जो अपना H है ना बेसिकली नॉन बॉन्डेड स्टेट में पड़ा है, कोई बॉन्डिंग नहीं है। इस वजह से इस टाइप के रेजोनेंस को बेसिकली दिस इज़ अ टाइप ऑफ रेजोनेंस वेयर सिग्मा इलेक्ट्रॉन यूज्ड, है ना। नॉर्मली जो हम रेजोनेंस पढ़ते आए हैं वहाँ पर क्या था सर, पाई इलेक्ट्रॉन यूज़ होता है ना, अनकॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई करके होता है, पैरेलल p ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, ठीक है। जो अभी तक हमने पढ़ा रेजोनेंस वहाँ पर क्या है सर कि और पाई इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स फॉरबिडन था। लेकिन जैसा कि नाम से सर हाइपर कॉन्जुगेशन, बेसिकली ये एक हाइपर टाइप का कॉन्जुगेशन है, एंड इस केस में यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं रेजोनेंस करवाने के केस में, है ना। बेसिकली इसमें क्या हुआ सर, देखिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, है ना, मतलब कि यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक। तो हम बोलते हैं सिग्मा p रेजोनेंस, है ना, या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस, एक नया वर्ड सर, नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि H जो है ना, H बिना बॉन्डेड स्टेट में यहाँ पे पड़ा है, बिना किसी बॉन्ड के पड़ा है, ठीक। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम हो गया सर नो बॉन्ड
रेजोनेंस, ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर अगला नाम सिग्मा पी रेजोनेंस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बात क्लियर हो गई, समझाता हूँ अभी फिर से मैं, पहली बार में इतना फील नहीं आता है, ठीक है। तो सर आपने ये बोला कि अगर मेरे पास तीन कंडीशंस हो, तीन कंडीशंस कौन कौन सी, एक अपना ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जिसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन हो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है ना, आगे चल के अभी हम देखेंगे। तब इस केस में क्या होता है कि अगर ये किसी वैकेंट पी से जुड़ा है, वैकेंट पी से कनेक्टेड हो, एल्कीन से कनेक्टेड हो, बॉन्डेड पी से कनेक्टेड हो, या फिर किसी हाफ फिल्ड पी से कनेक्टेड हो, तब इस केस में एक ये पॉसिबिलिटी है कि CH बॉन्ड में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली है ना sp ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले, एंड दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, पाई बॉन्ड है ना। देन दिस टाइप ऑफ सिग्मा पी रेजोनेंस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। एंड यहाँ पर H बिना बॉन्ड के पड़ा है, तब इसको हम इसी वजह से इसका नाम क्या है, एक नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं सर, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। यानी कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन मुझे कार्बोकैटायन के केस में एंड एल्कीन के केस में एंड फ्री रेडिकल के केस में मिलता है। अपने सिलेबस में NCERT में इस कार्बोकैटायन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम तीनों को सेपरेट अलग अलग करके पढ़ेंगे, है ना, और डिटेल से पढ़ेंगे, फिर इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसे मेजोमेरिक से कंपेयर करूँ तो मेजोमेरिक इफेक्ट में क्या है सर, पाई इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एंड यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है, ठीक। जैसे कि मेजोमेरिक में था ना प्लस एम मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता था, लोन पेयर डोनेट करता था, है ना। मतलब जब भी हम किसी इफेक्ट की बात किए हैं तो दो टाइप के इफेक्ट की बात किए हैं, प्लस वाला माइनस वाला। जैसे प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, माइनस आई खींच लाएगा, प्लस एम डोनेट करेगा, माइनस एम खींच लाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ना हर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का दो रूप होता है ना, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। जैसे हमने माइनस आई देखा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्लस एम माइनस आई, है ना, या फिर माइनस एम प्लस एम, है ना, प्लस आई माइनस आई। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। मतलब कि किसी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के दो तरीके से दो रूप होते हैं, दो फॉर्म है। एक तो वो फॉर्म है जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दे सिस्टम को, या फिर सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकाल के ला दे, है ना, तो दो होता है ना, ठीक। तो वैसा ही हाइपर कॉन्जुगेशन में भी होगा, मतलब कि एक ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा जिसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा होगा, मतलब कि हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इन सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है सर, स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है। जैसे कि हमने देखा कि जब इंडक्टिव इफेक्ट था तो पार्शियल इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, लेकिन मेजोमेरिक इफेक्ट में क्या हो गया, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, तो मेजोमेरिक से स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई थी, है ना। तो सारे इफेक्ट से क्या हो रहा है कि ओवरऑल इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ने ही वाली है ना, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो हर इफेक्ट का ना एक फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को चेक करने में, है ना, वही फ़ायदा है। तो सर आपने बोला कि हाइपर कॉन्जुगेशन इस केस में होता है ना, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन के और भी नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बिना किसी बॉन्ड के पड़ा है, एंड इसका एक और नाम है सिग्मा पी रेजोनेंस, क्योंकि सिग्मा ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड इनके ओवरलैपिंग से ये CH में जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो इस फिनोमिना को आपने बोल दिया कि सर ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक। तो ये अब किस टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन है, मतलब कि प्लस वाला है कि माइनस वाला है। तो बेसिकली प्लस वाला हाइपर कॉन्जुगेशन ही ज़्यादा फेमस है, जो कि हमें पढ़ना है। माइनस वाला हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ही रेयर है। प्लस वाला मतलब अगर किसी सिस्टम के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है और ये हाइपर कॉन्जुगेशन सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़वा देता है, तो हम बोलते हैं प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बेसिकली ये हाइपर कॉन्जुगेशन ही हुआ। डबल बॉन्ड के बगल में CH बॉन्ड था, तो ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, पाई को ऐसे टूटना पड़ा, तो अब यहाँ पे H प्लस के फॉर्म में नॉन बॉन्डेड स्टेट में पड़ा है, ठीक है। अब इस हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से दिख रहा है कि सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, है ना। इस बात की फील और अच्छे से आएगी जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन हम किसी एरोमेटिक सिस्टम के साथ देखेंगे, है ना, जैसे कि मेजोमेरिक इफेक्ट में था, है ना। मतलब कि जब इस हाइपर कॉन्जुगेशन को हम किसी एरोमेटिक रिंग से लगा दें, एरोमेटिक कंपाउंड से लगा दें, तब आपको ज़्यादा फील आएगी कि वहाँ पर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है ना। यानी कि इस टाइप के हाइपर कॉन्जुगेशन से सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब कि सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक। तो इस टाइप का जो हाइपर कॉन्जुगेशन उसे हम बोलते हैं प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन,
प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। और जनरली प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन ही अपने सिलेबस में, यानी कि जो भी हम पढ़ रहे होते हैं वो प्लस वाला ही है। माइनस वाला एक है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, तो उसका केस हम अलग से देख लेंगे, वो अपने सिलेबस में नहीं है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सर आपने इतनी सारी बातें बोली, इसका मतलब कि जो आपने बोला वो एक प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है ना। बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन को ना हम HC से लिखते हैं, मैं यही लिख देता हूँ HC, SC कहीं पे लिखा हो ना, मतलब कि हाइपर कॉन्जुगेशन। और जो हम पढ़ रहे हैं ना बेसिकली मेजरली प्लस SC का ही यूज है, यानी कि हम प्लस वाला हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं, मतलब कि इस हाइपर कॉन्जुगेशन से सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है, यानी कि सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है ये। और इस पार्ट का यूज़ काफ़ी होगा जब हम एरोमेटिक वाले कंपाउंड पढ़ेंगे 12th क्लास में, है ना, जैसे कि टोल्यूइन वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा, समझिए। बात समझ में आती है सर कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन का केस है, एंड ऐसे ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, एंड इस तरीके से ऐसे नाम है ना। एंड ये जो हम पढ़ रहे हैं सब प्लस वाला है, एंड एल्कीन के साथ, फ्री रेडिकल के साथ, एंड कार्बोकेटायन के साथ मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन होता हुआ दिखता है, ठीक। किसके साथ नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखो एक इम्पॉर्टेंट केस बताता हूँ, इम्पॉर्टेंट बात है। क्या बात है सर? अगर यही अपना sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है ना, हैविंग एटलीस्ट वन हाइड्रोजन अटैच्ड विथ फुली फिल्ड p ऑर्बिटल, दिस इज अवर फुली फिल्ड p ऑर्बिटल, यानी कि अगर इसी वाले पार्ट को जैसा कि आपने कार्बोकेटायन के साथ लगाया, एल्कीन के साथ लगा दिया है ना, एल्कीन के साथ एंड फ्री रेडिकल के साथ लगा दिया, अब इसे अगर आप इस कार्बन आयन के साथ लगा दें, कार्बन आयन, तो क्या होता है? तो बेसिकली कार्बन आयन में क्या है कि इस कार्बन के पास फुली फिल्ड p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए तो सर ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें यहाँ पर आना पड़ता है, एंड p से ओवरलैपिंग करनी पड़ती है, तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। लेकिन कार्बन आयन के केस में क्या है, p ऑर्बिटल पहले से फिल्ड है, फुली फिल्ड है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं, तो अब उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाएंगे, वहाँ पर रिपल्सन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इस रीजन से है ना, इस केस से कि यहाँ पर p इलेक्ट्रॉन्स, p ऑर्बिटल फुली फिल्ड है ना, p इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड है, इस वजह से अब ये सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि सर कार्बन आयन के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है ना, कार्बन आयन के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है, तो नो हाइपर कॉन्जुगेशन, बात समझ में आ गई, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब में सर एक ही केस है, मतलब कि कार्बन आयन वाले केस में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, एंड इन सारे केस में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। क्यों नहीं होता है बताओ? क्योंकि सर p ऑर्बिटल्स में पहले से इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, एंड सिग्मा को जब p के साथ ओवरलैपिंग होगी तब तो सिग्मा पाई में कन्वर्ट होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाएंगे, वैकेंसी नहीं है ना, वैकेंसी नहीं है, ठीक है, कमरा नहीं खाली है, वैकेंसी नहीं है ना। इस वजह से सर कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है, ये केस हमें याद रखना है, नो हाइपर कॉन्जुगेशन है ना इन कार्बन आयन, ऐसा, ठीक। इसका मतलब कि सर मुझे इन्हीं तीन में है ना, इन्हीं तीन में क्या करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, और किस किस तरीके से होगा उसकी हम बात करते हैं, ठीक। तो जो आपने सर ये बॉन्ड तोड़ा, CH बॉन्ड तोड़ा, H को प्लस के फॉर्म में दिखा दिया, या फिर H को फ्री रेडिकल के फॉर्म में दिखा दिया, ये इसी वाले पार्ट को हम बोलते हैं रेजोनेंस, है ना, इसी को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, सिग्मा p रेजोनेंस, है ना, केवल रेजोनेंस नहीं, सिग्मा p रेजोनेंस, है ना। तब सर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स आएंगे उसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। अब बेसिकली यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे किस केस में, ठीक है। तो ज़रा मैं आपको समझाऊँ तो ये बहुत अच्छी फील आने वाली है, यानी कि ये सर एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, है ना। यानी कि सर ये एक
हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है ना, जैसे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना, सिमिलर वे में मेरे पास ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। यानी कि सर अगर किसी सिस्टम में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा हो एंड उस कंपाउंड में जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी इस प्लस HC से, है ना। जैसा कि सर रेजोनेंस में होता था, जितने ज़्यादा RS उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, इक्वल RS के केस में स्टेबिलिटी और ज़्यादा। तो अगर किसी कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है, कहाँ पे होगी, इन्हीं 3 केस में होगी। एंड उसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि कितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, है ना। तो जिसमें ज़्यादा बनेंगे वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। एंड ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि इस sp3 कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है ना। क्या बोला सर आपने? ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इस अपने कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है। 1 हाइड्रोजन था तो सर एक ही स्ट्रक्चर मिला, अगर 3 हाइड्रोजन हुआ तो सर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेगी, ठीक। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि किस केस में कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना। तो उस वाले पार्ट को भी हम पढ़ते हैं, ठीक। तो फिलहाल ये बात आपको समझ में आती है कि कार्बन आयन के केस में, ठीक है, कार्बन आयन के केस में नो हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड इस तरीके से बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, आप बोर हो जाओगे। कार्बोकैटायन, एल्कीन एंड फ्री रेडिकल, इस केस में सर क्या होता है अपना हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर सिग्मा पी रेजोनेंस, और जो मैंने बातें बताई आपको वो सारी बातें, ठीक। चलिए अब हम ये देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे, है ना। तो जैसा मैंने बोला, ये जो CH बॉन्ड टूटेगा ना, CH बॉन्ड, तभी मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, है ना। मतलब कि इस कार्बन से कितने H लगे हैं उस बात पे डिपेंड करता है। तो आपको कभी पता है, आपको ये बात पता है कि अगर मेरे पास इस तरीके से कोई स्पीसी है कार्बोकैटायन, तो इससे जो नेक्स्ट कार्बन है ये अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन है सर ये अल्फा कार्बन होता है ना। फ्री रेडिकल एक स्पीसी है, केमिकल स्पीसी, जो इससे नेक्स्ट कार्बन होता है सर ये अल्फा कार्बन होता है ना। एंड अल्फा कार्बन पे जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है, क्यों, जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है, दिस इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन, दिस पार्ट इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसका मतलब कि कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अपने इस स्पीसीज़ के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन हमने स्टार्टिंग के दिनों में जब आप पैदा हुए थे, मतलब कि बचपन में हमने कभी पढ़ा था, बचपन मतलब जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे तो उस वक्त मैंने अल्फा हाइड्रोजन आपको गिन के बताया था, ठीक। लेकिन अभी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे कि आपको अल्फा हाइड्रोजन वाली फील आ जाए, ठीक है। वो प्रैक्टिस करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन, कि कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होती है एंड इस हाइपर कॉन्जुगेशन से हम किस तरीके से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। एक बात तो सर पता चल गया कि जो हम पढ़ रहे हैं वो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, प्लस वाला है, यानी कि इस हाइपर कॉन्जुगेशन से सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है ना, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। एंड कार्बोकैटायन के केस में क्या है, प्लस वाला इफेक्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़वाता है, यानी कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़वा देगा, ठीक है। नई बात मैंने जोड़ी इसमें कि सर ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, जो आपने बोला प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, ये इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़वा देगा। लेकिन कार्बन आयन पे बात करेंगे क्या, नहीं, कार्बन आयन में तो सर हाइपर कॉन्जुगेशन होती ही नहीं है ना। तो सर पिछली क्लासेस में तो आपने बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट का भी यूज़ करते हैं हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, है ना। एंड प्लस आई इफेक्ट से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो मैं क्या चेक करूँगा, आई इफेक्ट चेक करूँगा या फिर प्लस आई चेक करूँगा या फिर प्लस HC चेक करूँगा, ठीक है। तो मैं बात बता रहा हूँ आपको, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट ज़्यादा, है ना, ज़्यादा इफेक्टिव है इंडक्टिव इफेक्ट से, है ना, मतलब कि ग्रेटर है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट से बड़ा कौन था, मेसोमेरिक इफेक्ट, वैसे ही अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन में कंपेयर करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर है, ज़्यादा इफेक्टिव है ना, किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक। तो इस वजह से अगर मुझे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी हुई तो पहले मैं देखूंगा कि वो किस सिस्टम से लगा है। अगर सिंगल बॉन्ड से लगा है तो वहाँ पर 2 केस हो सकता है
है ना। यानी कि अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं तो दो केस हैं, या तो वहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगी या फिर इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट दोनों हो रहा है, दोनों दिख रहा है, तो हमें हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करना है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, है ना। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है नहीं, ओनली आई इफेक्ट है, तो प्लस आई से चेक कर लेंगे हम, ठीक है। लेकिन यही अपना अगर कार्बोकैटायन किसी एरोमेटिक सिस्टम से लगा है, किसी बेंजीन रिंग से लगा है, तो आप देखोगे कि क्या वहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट है, एम इफेक्ट, तब हम चेक करेंगे, है ना। यानी कि सर सबसे पहले मुझे एम इफेक्ट चेक करना है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है, उसके बाद इंडक्टिव चेक करना है क्या। हाँ, तो पहले आपको एम इफेक्ट चेक करना है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट चेक करना है। अब वो डिपेंड करता है कि अपने जो स्पीसीज़ है ना, वो किस तरीके से है ना अटैच्ड है किसी सिस्टम से। अगर ओपन चेन के साथ अटैच्ड है तो दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या फिर इंडक्टिव इफेक्ट होगा। लेकिन अगर वो एरोमेटिक सिस्टम से कार्बोकैटायन लगा है तो वहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट हो जाएगी। तब मेजोमेरिक इफेक्ट को हम लोग सीनियोरिटी मानकर उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि है ना इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो सर आप नई नई बातें जोड़ते जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि ये केस अपना हाइपर कॉन्जुगेशन का। एंड आपने एक नई बात बताई कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है ना, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एंड कार्बोकैटायन के केस में तो बढ़ेगी ही, ठीक है ये चीज़। तो यहाँ से ये बात समझ में आता है। एंड हम जो पढ़ रहे सर वो प्लस SC वाला है ना, जो भी हम पढ़ेंगे आगे चल के वो प्लस SC वाला ही है। मैं प्लस ना लिखूँ फिर भी वो अंडरस्टूड है कि हमारे जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो प्लस वाला ही है ना। माइनस वाला एक केस होता है जिसे हम बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, तो उसे हम सेपरेटली बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा है ना हाइपर कॉन्जुगेबल H के बारे में बता दूँ। फिर एक नया नाम आपने बोला हाइपर कॉन्जुगेबल H। तो जो अपना अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना, अल्फा हाइड्रोजन, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेबल H। तो कैसे हाइपर कॉन्जुगेबल H हम है ना हाइपर कॉन्जुगेबल H कैसे हम लोग काउंट करेंगे, कैसे देखेंगे, ठीक है, उसको सीख लेते हैं। हालांकि ये चीज़ें हम स्टार्टिंग के दिनों में सीख चुके हैं, लेकिन अभी जब ताज़ा सीखेंगे तब आपको ना, तब जब इसमें हम एंटर करेंगे और अच्छे से, तो आपको और फील आएगी, ठीक है। तो बात क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक। तो चलिए पहले आप इतना नोट करें, फिर हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेबल H, जिसका दूसरा नाम है अल्फ़ा H, है ना। अल्फ़ा H मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए, तो इतना समय लिया हूँ मैं, और यहाँ पर मैंने आपको चीज़ें बताई भी, इंडक्टिव इफेक्ट से कंपेयर भी किया, है ना, एंड ये चीज़, ठीक। हालांकि एक ऑर्डर है, पहले मुझे क्या चेक करना है वो भी मैं अब अगर मैं थोड़ा सा पहले बता रहा हूँ, है ना, नोट करके। एक ऑर्डर होता है AERHI। मैं पहले से आपके मन में भर दूँ ये, है ना, क्या सर भरना चाहते हैं। ओह भाई, मैं यहाँ से पहले आपके मन में कुछ चीज़ें भर दूँ। एक है मतलब एरोमेटिक, मतलब कि एरोमेटिक जो सिस्टम होगा, एरोमेटिक सिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल। मतलब कि अगर मुझे कभी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक करनी है, पहले आप देखो वहाँ पर एरोमेटिक सिस्टम है या नहीं। तो एरोमेटिक सिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल, मतलब मुझे पहले एरोमेटिक ही चेक करना है, ठीक है। एरोमेटिक के बाद ई को चेक करना है, ई मतलब इक्वल RS। एरोमेटिक के बाद सर इक्वल RS चेक करना है ना। सेकेंड केस में यहाँ लिख दो, क्या भर देता हूँ यहीं पे, है ना। पहले सर मुझे एरोमेटिक का चेक करना है, ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको जिससे कि आपके दिमाग में भर जाए। फिर सेकंड मुझे क्या चेक करना है, इक्वल RS। क्या वहाँ पर इक्वल RS का केस है, ठीक है। तो अगर इक्वल RS हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ई के बाद R चेक करना है, R मतलब वही रेजोनेटिंग इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट का मतलब मेजोमेरिक इफेक्ट प्लस M माइनस M प्लस R माइनस R। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फोर्थ नंबर पर सर हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है ना, ये ऑर्डर है। फिर चेक करना है आई इफेक्ट, यानी कि सर इंडक्टिव इफेक्ट। तो सर आपने ये बात बता दी कि AERHI के अकॉर्डिंग हमें चेक करना होता है ना। तो ये बात मैं थोड़ा सा पहले बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आपके मन में जाए। मतलब कि सर हम AERHI के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी चेक करते हैं। पहले हम ढूंढते हैं कि एरोमेटिक सिस्टम है क्या, अगर एरोमेटिक सिस्टम है तो ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक। फिर इक्वल RS का केस ढूंढते हैं, क्या इक्वल RS है क्या।
फिर हम चेक करते हैं सर रेजोनेटिंग इफेक्ट यानी एम इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव, यानी कि इंडक्टिव को सबसे लास्ट में वरीयता देते हैं, सबसे लास्ट में इसको इज्जत देंगे। सबसे ज़्यादा इज्जत किसकी है सर? एरोमेटिक कंपाउंड की सबसे ज़्यादा इज्जत है। ठीक, तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ से बात साफ होती है, कई सारी बात मैंने यहाँ से क्लियर की आपको। ठीक है, चलिए, तो ये बात आप जरा देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चलिए, तब हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेबल H यानी कि अल्फ़ा H के बारे में। तो अभी भी आपको कुछ डाउट वगैरह हो मन में ना, तो इस वीडियो को आप रिपीट करके देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो पहले आप इतना नोट करें, फिर हम बात करते हैं कि सर कैसे हम अल्फ़ा H को काउंट करते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे कि अपना अगर कार्बोकैटायन का केस है तो उसमें कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। पहले एक डेफिनेशन लिख दो, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको तो नोट करें आप। चलिए, तो देखते हैं थोड़ा सा, हम डेफिनेशन लिख लें एक बार, फिर हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेबल H के बारे में। ठीक है, चलिए, तो ज़रा मैं डेफिनेशन लिख दूँ आपके लिए। ठीक है, मतलब जो मैंने अभी बोला उसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। ठीक, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, है ना, जैसे मैं अगर बोलूँ व्हेन, ठीक है, एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, है ना, हैविंग when an sp3 hybridized carbon atom having at least one hydrogen, ठीक है, attached to, है ना, attached to कार्बन, है ना, या फिर मैं ऐसे बोल देता हूँ अटैच्ड, ठीक है, हैविंग एट लीस्ट वन हाइड्रोजन अटैच्ड विथ कार्बन, हैविंग वैकेंट पी, जो मैंने समझाया वही लिख रहा हूँ, हैविंग वैकेंट पी, बॉन्डेड P and half filled P and half filled P, ठीक है, ऐसे। then sigma electrons, है ना, in CH bond, then sigma electrons in CH bond contributes for pi bond formation। बात समझ में आ रही है? जो मैंने लिखा, जो मैंने अभी तक बोला समझाया वही लिख रहा। तो व्हेन एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हैविंग, सर ये sp3 होना चाहिए क्या? हाँ, sp3 होना चाहिए बेटे, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हैविंग एट लीस्ट वन हाइड्रोजन अटैच्ड विथ कार्बन, है ना, हैविंग वैकेंट p, बॉन्डेड p एंड हाफ फिल्ड p, है ना, देन, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन CH बॉन्ड कंट्रीब्यूट्स फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, 10, है ना, दिस सिग्मा p, this sigma p resonance is known as, है ना, the sigma p resonance is known as हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा कहानी आपके लिए लिख देता हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन।
तो अगर आपके है ना 11th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन पूछी जाए तो ऐसे आप बनाकर बता सकते हो, ठीक है, रेलिवेंट है ये। दस दिस सिग्मा पी रेजोनेंस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज and it is also known as no bond resonance, no bond resonance, है ना, because ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, है ना, बिकॉज हाइड्रोजन है ना प्रेजेंट इन नॉन बॉन्डेड स्टेट, नॉन बॉन्डेड स्टेट, है ना, in the form of H प्लस। बात समझ में आ गई? इसका सर एक और नाम है जिसका नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो इस नाम से भी कई बार आता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर सर हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में नॉन बॉन्डेड स्टेट में पड़ा है, जैसे कि मैंने बताया अभी, है ना, H प्लस के फॉर्म में नॉन बॉन्डेड स्टेज में पड़ा है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा पी रेजोनेंस, सिग्मा पी रेजोनेंस, ठीक। तब बात समझ में आ गई आपको, मैं फालतू बात कर रहा हूँ, सही है। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन बना सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, बना के बताया, है ना। एंड ये सारी कहानी तो क्लियर है सर कि व्हाट इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन एंड क्या कहानी होती है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेबल H के बारे में। तो पहले आप इतना नोट कर ले अच्छे से और समझ लें, कोई डाउट वगैरह हो तो बात करेंगे फिर, ठीक। तो जरा इसको आप नोट करें, ठीक है जी। इतना नोट होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये पार्ट मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, बात करते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेबल H के बारे में। हाइपर स्पेलिंग में देख लो, कॉन्जुगेबल, हाइपर कॉन्जुगेबल H यानी सर अल्फा हाइड्रोजन, जो मैंने अभी बताया आपको, अल्फा हाइड्रोजन। क्यों अल्फा हाइड्रोजन? ऐसे। तो बेसिकली ये चीज़ तो कहाँ कहाँ पे मैं चेक करूँ? पहले मैं कार्बोकैटायन में आपको चेक करके बता देता हूँ, ठीक। जरा आप देखो, आप बताओ कितने होंगे, है ना। जैसे कि आप देखो CH3 CH2+, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपसे पूछूंगा तो आप बताना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। पहले मैं बहुत सारे लिख देता हूँ आपके लिए। हाँ जी, तो आप इसमें बताते रहिएगा। नीचे नहीं आएगा, चलो आगे यहाँ पे, ठीक है। 4 नंबर 5, ठीक है। 6
7, ठीक। क्या बताना है, बस आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन गिन के बता देने हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन गिन के बता दो आप बस, ठीक। तो बहुत ही आसान। फिर आप देखो यहाँ पे, ठीक, बिल्कुल आसान है, गिन के बता सकते हो आप, ठीक। और दे दूँ, करवाता हूँ प्रैक्टिस अभी, ठीक है। आपकी अलग अलग सिनारियोज़ में ना, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको फील आएगी, ठीक। पहले इतने की बात करते हैं हम, और लिख लेता हूँ मैं, काय को, है ना, काय को दिमाग खोटी करे, ठीक है। चलिए अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। ठीक है जी। चलिए आपको बताना है, हालांकि ये काम हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बार बस कर लेते हैं। आप देखो कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन सर कैसे गिनते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन को हम क्या बोल रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेबल H, ठीक है। मतलब किसी स्पीसीज से जो डायरेक्ट कार्बन है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। अभी पुरानी बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा इतना, दिस इज अवर अल्फ़ा कार्बन, यानी कार्बोकैटायन से जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन डैश बोल सकते हैं इसको हम। तो अल्फ़ा कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसे हम क्या बोलते हैं सर, अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे देखो अल्फ़ा कार्बन 3 3 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक। तो जितने जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा उसकी हाइपर कॉन्जुगेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, मतलब मोर अल्फ़ा हाइड्रोजन मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, यानी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा, समझ गए। अब देखो यहाँ से 3 लगा, 3 3 6 3 9, तो 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब बताओ 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन, क्यों सर 0, कार्बन से डायरेक्ट कोई और कार्बन लगा ही नहीं, इस कार्बोकैटायन से जो नेक्स्ट कार्बन लगा है ना उस पर चेक करना है, ठीक है। आप यहाँ देख लो, इस कार्बोकैटायन से नेक्स्ट कार्बन ये 2 2 4 2 6, तो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। सर कैसे, देखो आप कार्बोकैटायन से नेक्स्ट कार्बन तो यही है, ये नेक्स्ट कार्बन है, ये नेक्स्ट कार्बन है एंड ये नेक्स्ट कार्बन है, तो अल्फ़ा कार्बन का जो हाइड्रोजन वही अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ चेक कर लो आप, 3 यहाँ पे 4 यहाँ, 3 यहाँ पे होगा नेक्स्ट कार्बन, ठीक है। बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ाया हमने, तो 1 2 3 एंड 4। सर कैसे 4, 3 यहाँ पे है बाबू, 1 2 3 बैलेंसी से एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा देता हूँ, है ना, 3 यहाँ पे है, 3 1 4, ठीक है। एमी का मतलब सर क्या होता है, मेथिल, एमी का मतलब होता है मेथिल, किसी को अगर डाउट हो इसे बोलते हैं सर मेथिल। तो 3 3 6 3 9, तो 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यानी कि ये सर यही लिखा हुआ था, ठीक। यहाँ पे देखो आप 2 2 4, सर कैसे, 2 H यहाँ पे है, 2 H यहाँ पे है, ठीक है, 2 2 4, तो सर 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पे सर आप चेक कर ले, तो 1 2 3 एंड ये अपना 4, तो सर यहाँ पर 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन है ना उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे देख लो आप, क्यों सर, क्योंकि कार्बोकैटायन से लगा है ना, ऐसे देखो आप, कार्बोकैटायन अल्फ़ा कार्बन, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यानी कि 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन। सर 0 कैसे हो गया, अब बताओ ना, देखो कार्बन बीच में, तो 1 2 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाई है, यानी कि इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं, तो 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, देखो 2 2 4 यहाँ 3, सर 3 होते हैं, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, क्यों, 2 2 4 3 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन। सर कैसे, यहाँ पे CH3 है ना, ठीक है। अब इतना गरीब ना बने आप, तो 2 2 4, ठीक है, 4 3 7। अब यहाँ देख लो आप, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे है ना, 1 2 3 एंड 4, क्यों, 2 यहाँ पे है सर, दिखा देता हूँ आपके लिए, 2 1 3, सर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। मैं अगर काउंटिंग में गड़बड़ कर दूँ तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे
बात समझ में आ गई। अब ये देख लो आप, नेक्स्ट कार्बन ये 3 यहाँ पे, नेक्स्ट कार्बन ये तो 1 2 3 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना 3, तो मतलब यहाँ 3, तो ओवरऑल 3 अल्फा हाइड्रोजन। सर कैसे बता रहे हैं आप? ठीक है, देखिए नेक्स्ट कार्बन है, इस पर जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 यहाँ पे हो गया, नेक्स्ट कार्बन पे 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ देख लो आप, कार्बोकेटायन ये तो नेक्स्ट कार्बन ही, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। क्यों सर? 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना, नेक्स्ट कार्बन 2। यहाँ देख लो आप, 3 यहाँ पे 1 यहाँ, तो सर ओवरऑल 4 अल्फा हाइड्रोजन। क्यों? बात समझ में आ गई है ना। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, देखो 3 यहाँ पे 1 2 3 एंड 1 4, 1 3 एंड 1 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो अल्फा हाइड्रोजन है वही क्या है सर? हाइपर कंजुगेबल H है। ठीक, तो एक मैं नोट लिख देता हूँ, मोर अल्फा हाइड्रोजन है ना, मोर स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कंजुगेशन, यानी कि मोर यानी कि सर मोर अल्फा हाइड्रोजन, सो मोर स्टेबिलिटी। किस टाइप की स्टेबिलिटी? मतलब कि हाइपर कॉन्जुगेशन से जिस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो। ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसा ही अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग डबल बॉन्ड में भी गिन सकते हैं एंड फ्री रेडिकल में भी गिन सकते हैं। क्यों? वो इतना रेलिवेंट नहीं होगा, हम लोगों ने कर रखा है, थोड़ा सा मैं आपके लिए बता देता हूँ। ठीक है, मतलब जैसे हम अल्फा हाइड्रोजन कार्बोकेटायन में गिने ना, ऐसे हम अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड में फ्री रेडिकल में भी कर सकते हैं, तो उसका एक आध कर लेता हूँ मैं। क्यों? चलिए, बात क्लियर है? एक सेल्फी। ठीक है, तो कोई गलती तो नहीं है इसमें, मैं देख लूँ एक बार। ठीक है जी, हाँ चलिए, तो ज़रा मैं उस पर कर लूँ, एक आध आपको बता देता हूँ। डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड के आसान, ठीक है, अब इस पर इतनी बातें नहीं करेंगे। फ्री रेडिकल का भी आसान। ठीक है, तो इस तरीके से हमने, तो आज हमने डिटेल से समझा कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है एंड किस किस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, एंड आने वाले टाइम में हम कार्बोकेटायन में कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा एंड हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, हाँ चलो, जरा मैं यहाँ से बताऊँ तो देखो आप, अब ऐसे ऐसे हरकतें मैं करना नहीं चाहता हूँ, मतलब कि हो चुकी है ना ऐसी ऐसी हरकतें। फ्री रेडिकल, क्यों? बस ऐसे ही आपके तसल्ली के लिए खेल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपको पता है। बताएं कितना अल्फा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन है, इसमें जो हाइड्रोजन है वही अल्फा हाइड्रोजन है, जिसे हम बोल रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेबल H। तो सर यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यानी कि सर 6 अल्फा हाइड्रोजन कर चुके हैं हम। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन ये है, नेक्स्ट कार्बन ये है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, यानी कि सर 4 अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड से सर नेक्स्ट कार्बन ये है, नेक्स्ट कार्बन ये भी है ना। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट, तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये, 2 2 4 3 7, यानी सर 7 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, फ्री रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन ये है, नेक्स्ट कार्बन ये है, इस पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यानी सर 4 हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। सर फ्री रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन ये है, नेक्स्ट कार्बन ये है, नेक्स्ट कार्बन ये है। ठीक है जी, तो 3 3 6, फिर 1 7, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, देख लो 1 2 3, 1 यहाँ पे, 3 3 6 1 7। ठीक है, फ्री रेडिकल से सर नेक्स्ट कार्बन ये है, नेक्स्ट कार्बन ये है, नेक्स्ट कार्बन ये है, 2 2 4 2 6, तो सर 6 अल्फा हाइड्रोजन।
क्यों? ओ मेरे भाई 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, कर चुके हो आप। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे 2 2 4 2 6, डबल बॉन्ड है सर, नेक्स्ट कार्बन ये, नेक्स्ट कार्बन ये, नेक्स्ट कार्बन ये, नेक्स्ट कार्बन ये, क्यों? 2 2 4 2 6 2 8, तो सर 8 अल्फा हाइड्रोजन, सही है क्या सर? हाँ बिल्कुल, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन ये, नेक्स्ट कार्बन ये भी है, ये भी, ये भी, 2 2 4 2 6 2 8, है ना। फ्री रेडिकल सर नेक्स्ट कार्बन ये है, नेक्स्ट डायरेक्ट पहला वाला, तो इस पर सर 2 हाइड्रोजन, तो सर 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है जी, ऐसे। तो इस तरीके से हमें अल्फा हाइड्रोजन के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन, फिर एल्कीन, फिर फ्री रेडिकल, ठीक है। फिर एप्लीकेशंस देखेंगे, इनका कैसे एप्लीकेशंस होता है, फिर हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, है ना, इसको लगाकर चेक करेंगे। तो अभी तक जो भी हम पढ़ेंगे वो सब प्लस HC है, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस वाला है, यानी कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। माइनस HC भी होता है जिसे हम बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, काफ़ी रेयर है। तो हम एक केस देख लेंगे, फिर ये पार्ट अपना खत्म हो जाएगा। फिर एक छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। चलिए, तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।